नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है। पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 550 वोट मिले हैं। तो पहले राउंड में यशवंत सिन्हा की अगर बात कर ली जाए तो यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को अब तक 3,78,000 मूल्य के वोट मिल चुके हैं। तो यशवंत सिन्हा को 1,45,600 मूल्य के वोट मिले हैं। तो 15 सांसदों के वोट अमान्य हुए हैं। तो बड़ी खबर, सुबह से ही राष्ट्रपति चुनाव के जो वोट है उसकी गिनती जारी है। राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड की गिनती भी पूरी कर ली गई है। तो पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा से आगे चल रही है। तो द्रौपदी मुर्मू को अब तक 3,78,000 मूल्य के वोट मिल चुके हैं। वहीं यशवंत सिन्हा को 1,45,600 मूल्य के वोट मिले हैं। तो 15 सांसदों के वोट को अमान्य कर दिया गया है। देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब से थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में पहले राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इसमें सांसदों की वोटों की गिनती हुई है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों का वोट और यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का वोट मिला है, जबकि 15 सांसदों के वोट को रद्द कर दिया गया है। थोड़ी ही देर में यह तय हो जाएगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह आखिर कौन लेने वाला है। तो वोटों की गिनती जारी है। चुनाव में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से चुनावी मैदान में उतरे थे। तो रायसीना की रेस, देश को मिलेगा 15वां राष्ट्रपति। तो मुर्मू या यशवंत, कौन बनेगा राष्ट्रपति? अब कुछ ही घंटों का इंतजार, उस कुछ ही घंटों बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन है महामहिम। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड की अगर बात कर ली जाए तो पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा से आगे चल रही हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू के गांव से तस्वीरें हैं, उनके पैतृक गांव से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर तो ज्यादा जानकारी के लिए के राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। के एक तरफ जो है बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रिजल्ट का इंतजार है। बबीता, देखिए, वैसे तो तस्वीर लगभग साफ हो ही चुकी है। अगर हम इसकी शुरुआत से बात करें तो जिस तरह की तस्वीरें, और अगर कहा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में विधायक और सांसदों के जो वोट की संख्या है वो 10,86,000 से ज़्यादा है। उसी में अगर जीत के लिए वोट होने चाहिए तो 5,43,278 वोट एक प्रत्याशी के पास होने चाहिए, तभी वो जीत सकता है। यानी कि कम से कम इतने वोट की जरूरत तो उसे जीत हासिल करने के लिए होने ही चाहिए। अभी तक जो पहले राउंड की जो गिनती हुई है और उसमें जो वोटों की जो वैल्यू जो निकलकर सामने आई है, वो वोटों की वैल्यू निकल कर आई है, जिनमें से अगर टोटल की बात की जाए तो 5,10,000 से 12,000 के आसपास की गिनती हो चुकी है, जिनमें से 3,78,000 से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल चुके हैं और वहीं 1,48,600 वोट जो है वो यशवंत सिन्हा को मिल चुके हैं। यानी कि 72%, अगर पूरे वोट के काउंट किया जाए, उसका परसेंटेज निकाला जाए तो 72% जो है वो वोट द्रौपदी मुर्मू को और 28% वोट ही अभी तक सिर्फ यशवंत सिन्हा को मिले हैं। यह पहले राउंड की गिनती की बात है, जिनमें से अगर सांसदों की बात की जाए, क्योंकि सांसदों के ही वोट की अभी तक गिनती हुई है, तो जो वोट मिले हैं उन्हें, ये मैं वोट की वैल्यू की बात कर रहा था, लेकिन जो वोट मिले वो 540 मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को और 208 मिले हैं यशवंत सिन्हा को। अब ऐसे में जो कुछ चीजें समझनी होंगी कि अगर इन गिनतियों को सभी चीजों को देखा जाए, या फिर उस बात की एक बार बता दें कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो वैल्यू के लिए जिस राज्य के जो टोटल जनसंख्या होती है और उस राज्य में जो विधायक होते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद जो संख्या आती है उसको 1,000 से डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद एक विधायक के वोट की वैल्यू निकल कर आती है। उसी के साथ जो अब एक विधायक के वोट की वैल्यू जो निकल कर आई है, उसको जब टोटल सांसद की संख्या से डिवाइड किया जाएगा तो उसके बाद एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल कर आती है। उसी के आधार पर काउंटिंग की जाती है।
पहले राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, अब दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होगी। अब ऐसे में देखिए तस्वीरें इसलिए भी साफ हो चुकी है क्योंकि जो पहले से अनुमान लगाया जा रहा था और जिस तरह से जो आंकड़े और समीकरण बता रहे थे उसके आधार पर 5,33,000 से ज्यादा वोट वैल्यू बीजेपी के पास थी, एनडीए के पास थी, जबकि विपक्ष के पास महज 3-3.5 लाख के आसपास ही वोट वैल्यू थी। अब ऐसे में जीत का तो पहले से ही पता था और उसके बाद जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की बात की जा रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि यशवंत सिन्हा को भी, ऐसे तमाम नेता हैं, तमाम विधायक और सांसद हैं जो एनडीए के उनको पसंद करते हैं, तो ऐसे में वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो गिनती निकलकर सामने आ रही है तो ऐसे में यही देखा जा सकता है कि क्रॉस वोटिंग तो हुई है लेकिन उसमें एनडीए की तरफ जरूर वोट पड़े हैं, यानी कि विपक्ष में से भी सेंधमारी एनडीए आसानी से कर चुकी है अभी तक की जो गिनती के हिसाब से देखा जा रहा है। और यानी कि तस्वीर पहले से साफ थी, केवल महज 10,000 कुछ वोटों से ही पीछे एनडीए नजर आ रहा था और अभी तक की जो गिनती है उसमें वो बेहद आगे है। अगर पूरा परसेंटेज निकाला जाए तो यशवंत सिन्हा से लगभग 60% से ज्यादा वो अभी भी आगे चल रही है। अब ऐसे में जब अगले राउंड की गिनती शुरू होगी तो तस्वीर जो अभी बनती हुई नजर आ रही है यही तस्वीर तब भी बनेगी, यानी कि 15 सांसदों के वोट को भी रद्द किया गया है। क्या वो कारण थे जिसकी वजह से इन 15 सांसदों के वोटों को रद्द किया गया है? बिल्कुल, देखिए रद्द करने के कारणों को लेकर जो बातचीत अभी जो चर्चाएं हैं उसमें अगर किसी भी तरह से जो मार्क होता है, जो स्टैंप लगाया जाता है, अगर वो गलत लगता है तो उसमें वोटों को रद्द कर दिया जाता है। 15 जो वोट हैं वो कैंसिल किए गए हैं। अब ऐसे में अभी ये इस बात का खुलासा नहीं है कि वो वोट आखिर किसकी तरफ पड़े हुए थे, तो अब ऐसे में वो नुकसान किसी का भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जो तस्वीर की बात आप कर रही थी कि अभी की जो तस्वीर जो निकल कर आ रही है उसमें क्या लगता है 15वां राष्ट्रपति मिलने वाला है और ये जनता को भी समझ में आ गया कि अब 15वां राष्ट्रपति के जो नाम का ऐलान होगा वो किसके होने वाला है, क्योंकि तस्वीरें साफ हैं। बबीता जी, जिस तरह से के क्योंकि कहा जा रहा था द्रौपदी मुर्मू के नाम पर पहले ही ये कहा गया था कि उन्हीं की जीत होगी, अगर उनकी जीत होती है तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जुलूस भी निकाला जाएगा और ये भी है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि राष्ट्रपति की जीत के बाद जुलूस निकलेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं कि जो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इस बार पहली बार हो रही हैं। जुलूस की बात आप कर ही रही हैं और इसी के साथ जो दूसरी चीजें हैं कि जिस तरह की आप तैयारियां देख रही होंगी, हम तस्वीरों पर अभी दिखा भी रहे थे, जो खुशी का जश्न दिखाई दे रहा है और जिस तरह से जश्न एनडीए की पूरी तरह से मना रही है ये देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गाँव में जो तैयारियां चल रही हैं, लड्डू पहले से बनकर तैयार हो गए हैं और एनडीए में जो खुशी का माहौल है, ये सारी तस्वीरें इस बात को बता रही है कि आखिर अब राष्ट्रपति के नाम का जो ऐलान होगा वो किसके नाम का ऐलान होगा। और साथ ही जो खुशी है जिस तरह से लड्डुओं की पहले से बनकर तैयार हो जाना और राष्ट्रपति चुनाव को जिस तरह से गर्मजोशी के साथ बीजेपी ने लिया और उसके साथ ही जिस तरह से अब तैयारियां देखी जा रही है, मतगणना के साथ साथ जो जश्न का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें हैं और ये तमाम तस्वीरें हैं जो इस बार राष्ट्रपति के चुनाव को बाकी चुनाव से अलग कर रही हैं। क्योंकि क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से एक तरह से संदेश दिया गया है कि वो महिलाओं के साथ है और साथ ही साथ आदिवासियों की भी वो हितैषी है और इसी के साथ ही ये भी है कि 2024 को भी टारगेट किया गया है इसको लेकर? देखिए सबसे अहम बात तो यह है कि जब बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है तो बीजेपी की रणनीति एकदम सटीक होती है और वो अपनी रणनीति को छोड़ती नहीं है। दूसरा ये कि जब वो अपना उद्देश्य लेकर चलती है तो उस उद्देश्य को वो हर जगह बताती है, यानी कि आप किसी भी रैली में, किसी भी कार्यक्रम में हर जगह पर उसका जिक्र किया जाता है ताकि वो अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से जनता के समक्ष रख सके। अगर आप किसी भी चुनाव का जिक्र अगर किया जाए तो हर चुनाव में जिस तरह से वो अपना एजेंडा लेकर चलती है उस एजेंडे को एकदम क्लियर करके चलती है और उस एजेंडे पर ही चुनाव के लास्ट तक, चुनाव की मतगणना होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद तक उसी एजेंडे पर चर्चा चलती रहती है। उसी तरह से अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह से दांव बीजेपी ने चला है, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासी महिला को चुनने के साथ ही बीजेपी ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि वो आदिवासियों के साथ है। दूसरा इशारा यह भी कर दिया है कि महिलाओं के साथ है। अगर आप देखें कि अगर ये कोई दूसरा अगर प्रत्याशी उतारा जाता या फिर वो आदिवासी नहीं होता तो शायद जेएमएम उनके साथ नहीं होती। जी बिल्कुल, जेएमएम का साथ होना बेहद बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, तो ईडी ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट भी तैयार की है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही इस पेशी के खिलाफ लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूछताछ के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन कर रहे 75 कांग्रेसी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है।
तो इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, अजय माकन और पी चिदम्बरम का नाम भी शामिल है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो सोनिया गांधी से आज ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। 50 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है सोनिया गांधी से पूछताछ करने के लिए। 25 जुलाई को सोनिया गांधी से फिर होगी पूछताछ। तो वहीं सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेसी भी लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं के राणा। के लगातार देखा जा रहा है क्योंकि ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी लगातार सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड का, इसको लेकर यूं कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। ना तो निगला जा रहा है और ना ही अब उगला जा रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें बनकर निकलकर सामने आ रही हैं, एक तरफ जो कांग्रेस यूं कहती है कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, और इसी के चलते इस तरह की जांच और इस तरह की कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं पर की जा रही है और कांग्रेस के प्रमुखों पर की जा रही है। दूसरी बात, जिस तरह से हल्ला बोल अब कांग्रेस ने कर रखा है, हर सड़क पर आपको कांग्रेस नजर आएगी कि हर राज्य में जिस तरह से ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का, यानी कि वो अपनी इस बात को बताने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है ईडी की इस जांच के आधार पर और इस कार्रवाई के आधार पर। और लगातार वो जिस तरह से आरोप लगाती है कि हर सरकारी मशीनरी का बीजेपी के द्वारा जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हीं तस्वीरों को उकेर कर समक्ष यानी कि जनता के समक्ष रखने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। अब देखा जाए कि जिस तरह से पूछताछ की जा रही है और जिस तरह से ये पूरा मामला है, अब इसमें अब देखना यह होगा कि आखिर इस ईडी की पूछताछ के बाद क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। और जो सवाल जवाब का जो दौर चल रहा है, जो पहले राउंड की जो पूछताछ थी वो खत्म हो गई है, अब लंच के बाद फिर से पूछताछ होगी। तो अब ये देखना होगा कि आखिर इसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और आखिर क्या सोनिया गांधी ने जो जवाब ईडी को दिए हैं, आखिर उनसे कितने संतुष्ट ईडी हो पाती है, कितने संतोषजनक जवाब उन्होंने दिए हैं। क्योंकि 50 सवाल रखे गए हैं, काफी ज्यादा सवाल है जिसपे सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है। 50 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। बबीता, बिल्कुल देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सवाल पूछे गए कि आखिर ये संस्था किस तरह से है, इस संस्था को किस तरह से चलाया जाता है, क्या कि ये लोगों के उद्धार के लिए संस्था चलाई जाती है और अगर चलाई जाती है तो परोपकार के काम इसमें क्यों नहीं किए गए हैं। ऐसे तमाम सवालों को सोनिया गांधी के समक्ष रखा गया ईडी के द्वारा और उनके जवाब को लेकर अब सोनिया गांधी ने क्या कुछ जवाब दिया है, अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से उन सारी चीजों को ईडी के समक्ष रखा गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का हल्ला बोल जो है, उससे भी उन तस्वीरों को समझा जा सकता है और इन बातों को कहा जा सकता है कि आखिर क्या ये लड़ाई सिर्फ वर्चस्व की है, या यूं कहा जाए कि जिस तरह से बीजेपी जो आरोप लगा रही है घोटालों को लेकर और नेशनल हेराल्ड में जो घोटाले हुए उसको लेकर, या फिर जो कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इसमें यह देखना होगा कि आखिर सत्य क्या निकल कर आता है इस जांच के बाद, इन कार्रवाई के बाद। फिर से 25 जुलाई को सोनिया गांधी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो हर बार जो तारीख पर तारीख दी जा रही है और जिस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इसी को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि ये सिर्फ परेशान करने की नीयत से ही इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये भी आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि उसने सभी सरकारी संस्थाओं को अपनी उंगलियों की कठपुतलियां बनाकर रख दिया है, उसी के आधार पर सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन अब जो पूछताछ की जा रही है, अब क्योंकि इंतजार इसी बात पर हमें करना होगा कि आखिर उनके जवाब से कितनी संतुष्ट ईडी होती है और आगे जो 25 तारीख को जब पूछताछ होगी तो उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया के आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही इस पेशी के खिलाफ पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन चालू है। झारखंड में भी कांग्रेस के नेता ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता चितरंजन कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से क्या कुछ बातचीत की है, चलिए सुनाते हैं आपको।
नेशनल हेराल्ड केस मामले में लगातार ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और इससे पूर्व राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। आज ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही, तो वहीं पूरे देश भर में कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध झारखंड के सूबे में भी दिखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता पुराना विधानसभा के मैदान से ईडी दफ्तर का घेराव करने निकले थे। हालांकि उन्हें ईडी दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका गया और लगातार जो कांग्रेस के नेता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के सोनिया गांधी के पक्ष में समर्थन में नारे लगा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे तो कांग्रेस के नेता हैं लगातार सोनिया गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और उनके समर्थन में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको बता दें कि जो सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी दफ्तर पर उनसे पूछताछ की जा रही है। हम प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी बात करेंगे कि लगातार ईडी की तरफ से गलत तरीके से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को की छवि को बर्बाद करने के लिए धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 5 दिनों तक राहुल गांधी जी को बुलाया गया और ये नहीं बताया गया कि मामला क्या है, क्या मीडिया से उन्होंने ईडी ने मुखातिब होकर कुछ कहा। तो ये जो प्रयास है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में हम लोग विरोध कर रहे हैं। सोनिया जी से हमारा भावनात्मक संबंध है, हम लोगों को भावना से उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज बड़ी संख्या में आप जन सैलाब देख रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी के छवि बर्बाद ना हो, एक स्वतंत्र एजेंसी गुलाम ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं। जब तक सोनिया गांधी से दिल्ली की ईडी दफ्तर में पूछताछ चलती रहेगी, तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ चित्रंजन कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। वही नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पटना के कारगिल चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन के दरमियान राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस और नेताओं के बीच झड़प भी हुई। सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया है दफ्तर में। पहले भी राहुल गांधी को बुला के परेशान किया, फिर परेशान कर रहा है। जब जब नरेंद्र मोदी जी को खतरा लगता है 2024 का चुनाव आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ईडी का उपयोग करते हैं। ईडी स्वतंत्र बॉडी है, यह लोकतंत्र की हत्या है। संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है, ये आवाज उनके कान तक जाए। कांग्रेस के सारे वर्कर जगह है पूरे देश में, और बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह के लोग जुटे हैं, और धीरे धीरे जनता भी जुटेगी और 2024 में ये गलत काम करने के उनको गद्दी से उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी। वहीं भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन जताया। साथ ही भोजपुर जिला के अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। खबर बिहार से, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार का दागी नेताओं का पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जहां कानून हमको बुलाएगा वहां हम हाजिर होंगे, लेकिन तथाकथित छोटे भैया नेता सस्ती लोकप्रियता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो भी दागी लोग हैं, अगर ये बीजेपी की बात कहते हैं, 30,000 न्यायालय में जाकर पहले जमानत अर्जी कौन डाला था? मैडम सोनिया गांधी डाली थी, राहुल गांधी डाले थे, और 30,000 अदालत से जमानत लिए थे। और जमानत में ये कहे थे, पता कीजिए, कि जब जहां कानून हमको बुलाएगा वहां हम हाजिर होंगे। तो ये कानून का मर्यादा का पूरा कर रहे हैं, लेकिन तथाकथित नेता, छोटे भैया नेता, इसकी सस्ती लोकप्रियता को और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, सत्याग्रह आंदोलन में पूछपाछ हो रहा है, ये नहीं। वही सिवान के स्थानीय सांसद कविता सिंह और उनके पति जेडीयू नेता अजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। 1 लाख नामक व्यक्ति ने कॉल करके कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह को कमलेश तिवारी की तरह ही हत्या करने की बात कही है।
वहीं सांसद ने इसकी सूचना सिवान के एसपी को दे दी है और पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग कर रही है। खबर बिहार के आरा से है, जहां आधे घंटे के बारिश में ही सदर हॉस्पिटल के ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक बारिश का पानी भर गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में वहां एक इमरजेंसी वार्ड को केयर इंडिया द्वारा लाखों रुपए लगाकर अति आधुनिक भी बनाया गया था, लेकिन पानी निकलने का रास्ता ही नहीं बनाया गया, जिससे वहां मौजूद सफाई कर्मियों द्वारा पानी निकासी का कार्य किया जा रहा है। इमरजेंसी के मुख्य गेट पर पानी भरने से आने जाने वाले डॉक्टर और मरीज सहित कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने टीवी पर या सोशल मीडिया पर वीडियोस में कई एक्सपर्ट तीरंदाज देखे होंगे जो अपने हुनर से सभी को चौंका देते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी आपको ऐसे ही तीरंदाज नजर भी आए होंगे, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने अपनी कला से सभी को चौंका दिया है। वो इसीलिए क्योंकि बच्चे ने बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए तीर चलाए। आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है, मगर ये बिल्कुल सच है। महज 9 साल के रुद्र की प्रतिभा हैरान कर देने वाली है। रुद्र सामान्य और सीधे तीरंदाजी तो करते ही हैं, अचंभित कर देने वाली बात यह है कि हाथ के बल उल्टा होकर और इसी हालत में वो आंखें बंद करके पैरों के अंगूठे से तीर चलाते हैं। योग में 150 से भी ज्यादा योगासन और प्राणायाम कर हैरानी में डालने वाले इस नन्हे से बच्चे में इस तरह एक और अनोखी प्रतिभा निखर रही है। रुद्र अभी से ही तीरंदाजी में माहिर होते जा रहे हैं। मेरा अभी प्रैक्टिस चल रहा है कुछ दिनों से, 2 महीनों और 3 महीनों से। कैसे प्रैक्टिस चल रहा है? इसमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है और फुट आर्चरी मैं इसमें आया हूँ अपने पापा के बदौलत। और फुट आर्चरी एक विदेशी गेम है, ये विदेश में होता है इसका कंपटीशन और ये भारत में नहीं होता इसका कंपटीशन। और इसमें मैं एक विदेशी लड़की का मैं वीडियो देखा था, उससे इंस्पायर हुआ हूँ और उसी का वीडियो देखकर मैं फुट आर्चरी किया। और मुझे योगा नहीं आता तो मैं फुट आर्चरी नहीं कर पाता, मेरे लिए इम्पॉसिबल रहता है फुट आर्चरी। लेकिन योगा के बदले योगा के कारण मेरा बॉडी बच्चे को पढ़ाने के चलते, और ये डीएवी कैंट एरिया गया स्कूल में क्लास 4 में पढ़ता है और मैं इसे एक बेहतर स्पोर्ट्समैन बनाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ओलंपिक में खेले और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। उस दिन का इंतज़ार है मुझे और उसी इंतज़ार को लेकर, उसी एम को लेकर मैं इसे आज 4 सालों से उंगली पकड़ के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लाया और चलना सिखाया और आज एक बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। रुद्र एक बहुत बेहतर स्केटिंग प्लेयर है, नेशनल भी खेल चुका है 3 टाइम्स और योगा में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है। आयुष मंत्रालय से 2020 में एक कंपटीशन हुआ जिसमें गोल्ड मेडल जीता और वर्चुअल कंपटीशन जो नेशनल लेवल हुआ उसमें भी सिल्वर मेडल लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।